वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग का खोया जाना। स्प्रिंग मतलब बसंत। यहाँ पे स्प्रिंग को कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से, कि जिस तरह बसंत ऋतु जो है सभी सीजन्स में से जो बेस्ट सीज़न होता है वो स्प्रिंग का होता है। और इसी तरह किसी व्यक्ति के जीवन में जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है वो उसका बचपन होता है, बचपन का खोया जाना। और यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ हमें दी गई हैं जिसमें कुछ बच्चों का बचपन जो है वो खोया गया है। खोया कैसे गया है कि जैसे बच्चे होते हैं, बचपन जो होता है उनका एंजॉय करने का, फलने फूलने का टाइम होता है, यहीं पे वो बेस होता है उनके पूरी लाइफ का। लेकिन उसी एज में जब बच्चे को काम करना पड़ रहा है, मतलब पढ़ाई करने के बजाय अदर एक्टिविटीज़ अपने सर्वाइवल के लिए करनी होती हैं, तो इससे उनका बचपन जो है वो खोया जाता है, एक तरह से वेस्ट हो जाता है। ये अच्छा सबसे बेस्ट जो टाइम पीरियड है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जो राइटर है हमारी इस चैप्टर की वो है अनीस जंग। राइटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनका जन्म हुआ था 1964 में राउरकेला में, जो कि उड़ीसा स्टेट के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस इन हैदराबाद। और उन्होंने अपना बचपन जो है वो हैदराबाद में बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अपनी एजुकेशन जो है वो उसने हैदराबाद में और यूएसए में की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और उन्होंने इंडिया आकर फिर अपना एज ए राइटर अपना कैरियर स्टार्ट किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। और इंडिया आने के बाद इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे उसने न्यूज़पेपर के एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में कार्य किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई बुक्स लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और ये जो हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका एक अंश है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। यहाँ पे गरीबी और परंपराओं के बारे में बताया गया जिन्होंने इन बच्चों के बचपन को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया, शोषित कर दिया, नष्ट कर दिया बिल्कुल। तो चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे इस गार्बेज में ₹1 मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो मैं साहिब एक लड़का है जो मुझे यहाँ पे आई कौन है, ऑथर है, वो उससे पूछते हैं कि मैंने उससे पूछा वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जो मुझे जिससे मेरी मुलाकात हर रोज़ होती है मेरे पड़ोस के एक गार्बेज डंप में गोल्ड की तलाश करते हुए। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे कंपेयर किया गया गोल्ड को पैसों से, सिक्कों से, कि जो सिक्के उनको गार्बेज में से ढूंढते ढूंढते जब मिल जाते हैं तो वो उनको गोल्ड कहते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर जो है काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के ग्रीन फील्ड्स में था। ढाका से वो आए हैं यहाँ पे। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी। और ये कुछ ज़्यादा दिनों की मेमोरी नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुए मतलब उनको वहाँ से आए हुए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, की स्टॉर्म्स आए थे जिनकी वजह से उनके जो घर हैं और खेत हैं वो सारे बह गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये सारी बातें उसकी मदर उसको बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसलिए वो वहाँ से चले आए थे बड़े शहरों में, जैसे कि अभी यहाँ वो आए हुए हैं और गोल्ड की तलाश में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और कुछ मेरे पास करने के लिए था भी नहीं। ही मटर्स, वो धीरे से बोलता है, लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ। तो वो कहता है, जब वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो बताता है कि ऐसे ऐसे हमारा जो घर और खेत हैं तूफान में चले गए थे, मेरी मदर बताती हैं, तो फिर हम यहाँ बड़े शहर में आ गए गोल्ड की तलाश में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और मेरे पास कुछ करने के लिए था भी नहीं। तो वो धीरे से बोलता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, और मैंने फिर तेज़ी से कहा कि स्कूल चले जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मुझे एकदम से मेरे मुंह से ये निकल गया कि स्कूल चले जाओ, लेकिन तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या एडवाइस उसको दे दी, कि अगर वो स्कूल अफोर्ड कर सकते तो वो कबाड़े में से सिक्के क्यों टटोलते। उसके बाद
देयर इज़ नो स्कूल, वो लड़का जो है साहिब वो रिप्लाई करता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि जब कोई एक स्कूल बन जाएगा तब मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूँगी तो तुम आओगे। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने एक चौड़ी सी स्माइल दे के कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने फिर उसे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, और वो आते ही पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया, कि क्या मैं आ सकता हूँ। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उस प्रोमिस के लिए जो मैं पूरा नहीं कर पाई। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन उस मासूम से बच्चे के दिल में के वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्रोमिस हैं, जैसे मैं जो जैसा प्रोमिस मैंने उससे किया है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे प्रोमिस उसके दिल के कोनों में पड़े हुए हैं, वर्ल्ड के कोनों में पड़े हुए हैं साफ दिल के बच्चे के। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, अब तक काफ़ी मंथ्स हो चुके थे मैं उसको जानती थी, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, और वो अनाउंस करता है साहिब आलम, उसका नाम साहिब जो लड़का है उसका पूरा नाम है साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स, उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मतलब पता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बड़ी मुश्किल होती इसको इसका बिलीव करने में कि ब्रह्मांड का स्वामी। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, उसको अपने नाम का मतलब पता हुए बिना कि कितना महान अर्थ है उसके नाम का, वो उसका पता उसकी नॉलेज के बिना वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता फिर रहा है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और जो उसके फ्रेंड्स हैं उसको कंपेयर किया गया है आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की एक आर्मी, एक सेना, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट द नून, जो दोपहर को गायब हो जाते हैं, दोपहर को वो अपना कूड़ा बीनने या उसमें से कुछ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है मॉर्निंग बर्ड्स और आर्मी, ये आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, मतलब कुछ कई महीनों तक बाद मैं उनमें से हर एक को पहचानने लग गई थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, उन सभी बच्चों को अब तक मैं जानने लग गई थी। ऑथर कहती हैं वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तो एक बच्चा जवाब देता है कि मेरी मदर शेल्फ से उतार के नहीं देती मुझे, यानी कि उसके पास है लेकिन वो उसकी मदर ने जो है वो संभाल के रखी हुई है। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. तभी एक दूसरा लड़का लड़का बोल पड़ता है जो जूते तो पहने हुए हैं लेकिन वो मैच नहीं करते, कि अलग अलग तरह के जूते उसने अलग अलग पैरों में पहन रखे हैं। तो वो कहता है कि इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, अगर उसकी मदर उसको वो चप्पल दे भी देगी तो वो इसको उन चप्पल्स को फेंक देगा, मतलब वो खो देगा। When I comment on it, जब मैंने इस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and say nothing, तो उससे पूछा कि क्या तुम फेंक दोगे, तो वो अपने पैरों को शफल करता है, पैर पटकता है जैसे, और कुछ भी नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। शी इज़ ए थर्ड बॉय, अब तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज ऑल हिज लाइफ, कि उसको कभी अपने जीवन में एक जूतों का जोड़ा नहीं मिला था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, अभी तक मैंने जब पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो नंगे पैर घूमते हैं सिटीज़ में, विलेज की रोड्स पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, तब उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये पैसों की कमी नहीं है बल्कि ये तो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है नंगे पैर घूमना। तो यहाँ पे वो थोड़ा बहाना बना रहा है अपनी कमजोरी को, अपनी वीकनेस को छुपाने का। आई वंडर, मैं हैरान होती हूँ। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं हैरान हूँ कि क्या यह सिर्फ एक बहाना है एक कंटिन्यूस चलने वाली गरीबी को छुपाने का।
बहाना और कंटिन्यूअस पॉवर्टी, मतलब क्योंकि एक ट्रेडिशन क्या होता है जो लंबे समय तक चलता है, तो एक लंबे समय तक चलने वाला बहाना, एक ट्रेडिशन उसने बताया, क्योंकि वो पॉवर्टी भी जो है वो लंबे समय तक चलने वाली है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक स्टोरी याद है, ऑथर आगे बताती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है जो उदीपी में एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो एक लड़का था, छोटा लड़का था, तब वो एक मंदिर के पास से गुजरता था स्कूल जाने के लिए। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी जो है एक पुजारी थे उस मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था उस मंदिर पे। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं उनके टाउन गई। एंड द टेम्पल, और वो उस टेम्पल के पास भी गई। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ द डिसोलेशन, जो अब एक उजाड़, एक वीरान हवा में डूब चुका था, यानी कि वीरान हो चुका था, सुनसान हो चुका था बिल्कुल। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, और बैकयार्ड में यानी कि मंदिर के पीछे एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और लाल और सफ़ेद रंग की चेयर्स, प्लास्टिक की चेयर्स वहाँ पे पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था जो जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने सॉक्स और शूज़ पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना जो स्कूल बैग है उसने एक फोल्डिंग बेड पर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, मुझे एक और स्टोरी प्रेयर याद आई जो एक दूसरे लड़के ने की थी। टू द गोडेस, देवी से। व्हेन ही मेड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गया था तो उसने एक और प्रेयर की गोडेस से, लेट मी नेवर लूज दैम, कि मैं इनको कभी ना खोऊं, ये मेरे से कभी ना खोने पाए। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, अब ये जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि उस प्रीस्ट के बच्चे, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन जो रैग पिकर्स हैं मेरे पड़ोस के, वो बेचारे शूलेस रह गए। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और इन नंगे पैरों वाले रैग पिकर्स के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले गई, मतलब इनके साथ मैं सीमापुरी पहुंच गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो एक दिल्ली का एक छोटा सा नगर है, दिल्ली के पास ही है लेकिन फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट का मतलब है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर की तुलना में ये बहुत ही एक गंदा सा एरिया है मेटाफोरिकली। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और जो यहाँ पे रहते हैं वो स्क्वैटर्स होते हैं जो सार्वजनिक भूमि पर सरकारी भूमि पर अपना कब्जा अड्डा जमा लेते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, कभी कहीं रहने लग गए कभी कहीं रहने लग गए। ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और तब सीमापुरी एक जंगल की तरह था, खुला इलाका था। इट स्टिल इज़, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी एक खाली नहीं है, खुला नहीं है, मतलब खुला है खाली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मतलब यहाँ पे मड यानी कि बारिश का पानी वगैरह इकट्ठा होके जो स्ट्रक्चर खड्डे बने हुए उनमें पानी भर के जो बन जाते हैं इस तरह के, यानी कि जगह जगह पानी के खड्डे हैं मड के, कीचड़ के। विद रूफ्स ऑफ टिन, और टिन की रूफ्स हैं, एंड टैरपोलिन, और तिरपाल की छतें हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई सीवेज नहीं है। ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज यानी कि नाली नहीं है, और ना ही कोई रनिंग वाटर है, यानी कि सारा का सारा पानी जो उनका डेली यूज़ का पानी होता है वहीं पे इकट्ठा होकर कीचड़ बना रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, but with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grain. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो 30 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पे रह रहे हैं। उनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना ही कोई परमिशन है यहाँ रहने की, बट राशन कार्ड है उनके पास जो उनकी हेल्प करता है वोटर लिस्ट में उनका नाम लाने के लिए,
और जिनकी वजह से उनको राशन मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। उनके लिए फूड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी आइडेंटिटी के बजाय, किसी आइडेंटिटी के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, अगर हम दिन भर काम करके अपनी फैमिली का पेट भर सकें और खाली पेट यानी कि दुखते पेट के साथ हमें ना सोना पड़े, तो वी वुड रैदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हम उन खेतों से अब यानी कि जो उनका पुश्तैनी जो घर है, खेत है, तो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है अगर वो खेत हमें कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उनके जो खेत थे वहाँ पे तूफ़ान बाढ़ वगैरह आने का खतरा ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से बहुत कम ही उनको अपना जो ग्रेन है खेतों से उपजा हुआ वो कम ही मिल पाता था, ना के बराबर। ज़्यादातर तो उनकी फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती थी, तो उनको भूखे रहना पड़ता था। तो वो यही वो कहते हैं कि उन खेतों से तो अच्छी ये जगह है जहाँ पे हम कम से कम रात को पेट भर के सो तो जाते हैं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, ये कहना था एक औरत का जिसने एक फटी हुई एक ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों के ग्रुप का, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा, और मेरे इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने ये सब कहा था कि मैंने उनसे पूछा था कि आप अपने ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेतों और नदियों ऐसे इतने अच्छे एरिया को छोड़ के यहाँ क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि उन खेतों से तो यहाँ रहना अच्छा है जो खेत हमें कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते। इफ़ वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वो वहीं पे अपना टेंट जो है वो गाड़ लेते हैं, और इस तरह उनका जो अपने घर को वो बदलते रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो उनके सर्वाइवल में, जीविका कमाने में उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और सालों तक यही चलता आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसने एक फाइन आर्ट में का रूप जैसे धारण कर लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, यानी कि इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि इसकी वजह उनमें से उनको कुछ पैसे, कुछ सिक्के, कुछ नोट मिल जाते हैं, या कुछ सामान ऐसा मिल जाता है जिसको बेच देते हैं, तो इससे उनका डेली ब्रेड, डेली का खाने का सामान आ जाता है। रूफ ओवर देयर हेड्स, और इसी की वजह से उनके सिर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बेशक यह एक लीकिंग रूफ हो, टपकने वाली छत हो, लेकिन छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे कुछ ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up। साहिब कहता है कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और यह कहते हैं उसकी जो आँखें हैं वो चमक रही हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। और आगे वह कहता है कि जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप रुकते नहीं हो, आपको और मिलने की उम्मीद रहती है और आप और ज़्यादा ढूंढते हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, और इससे ऐसा लगता है कि गार्बेज जो है, वो जो कूड़े का ढेर है, वो बच्चों के लिए उसका कुछ और ही मतलब है और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक हैरान कर देने वाली चीज़ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए यह एक जीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक विंटर मॉर्निंग को मैंने साहिब को एक फेंस्ड गेट के सामने खड़ा हुआ देखा, जो मेरे पास ही के नेबरहुड, जो पास ही के क्लब के सामने था। वाचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट, जो 2 young men को देख रहा था जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो धीरे से बोलता है, मतलब गुनगुनाता है एक तरह से कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, और वो बाहर से देख के, फेंस के बाहर से देख के ही जो है संतुष्ट है और आनंद ले रहा है, मतलब इस गेम का। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। ही एडमिट्स,
ठीक है, वो इस चीज़ को एडमिट करता है कि मैं कई बार अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे इस अंदर जाके झूलने देता है, मतलब झूले का यूज़ करने देता है, मतलब झूलने देता है, वो रोकता नहीं है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो शूज़ अभी उनका कलर अभी मतलब वो मैले नहीं हुए हैं अभी, जबकि उसकी शर्ट और शॉर्ट्स है वो बिल्कुल डिसकलर्ड हो चुकी है, तो मैच नहीं बन रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। समवन गेव दैम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और जब मतलब जो ये ऑथर है उसके शूज़ की तरफ देखती है तो वो एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहता है, एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि ये किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और असली बात ये थी कि एक अमीर लड़के के डिस्कार्डेड यानी कि फेंके हुए जूते थे, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, और उसने उन्हें पहनने से शायद इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसमें उनमें से एक में जो है वो थोड़ा छोटा सा छेद हो रखा था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये जो छेद है जिसकी वजह से उनको फेंक दिया गया था जूतों को, इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, उसको जो नंगे पैर घूमता है। इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, और बल्कि उसके लिए तो एक शूज़ पहनना एक सपना सच होने के बराबर है, बेशक उसमें एक होल ही क्यों ना हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो इतने मन से इतने इरादे से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब जो है एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, वो दूध लेने के लिए जा रहा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो ही सेज वह कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी जो सड़क के नीचे है थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए वो कहता है कि उधर थोड़ी सी दूरी पर एक टी स्टॉल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और 2 या 3 समय का भोजन जो भी उसको चाहिए। डज़ ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या उसे वह जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे पे जो केयरफ्री लुक था वो अब खो गया है, मतलब जो लापरवाह बेपरवाह पहले उसका लुक होता था वो अब खो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, यानी कि ये जो स्टील कैनिस्टर है छोटा सा है, ये उससे ज़्यादा भारी लग रहा था उस प्लास्टिक बैग से जो वो हर समय जो इतनी आसानी से उठा लिया करता था, जिसमें इतना सारा गार्बेज वो इकट्ठा करते थे, उससे ज़्यादा भारी वो टीन कैनिस्टर लग रहा था। मतलब वो उसका खुद का काम था, मज़े से करता था, एक वंडर था उनके लिए, लेकिन ये एक मजबूरी हो गई है अब किसी टी स्टॉल पे काम करना। ओवर हिज शोल्डर दिस बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग जो है प्लास्टिक बैग वो उसको इस टिन कैनिस्टर से हल्का लगता था क्योंकि ये बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कैनिस्टर है ये उस व्यक्ति से बिलोंग करता है जो उस दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का स्वामी नहीं रहा था।